बच्चों, इस वीडियो में हम संपूर्ण विज्ञान बुक से वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न कवर करेंगे, जहां से आपके 21 फरवरी को होने वाले विज्ञान की परीक्षा में सबसे अधिक प्रश्न टकराने की संभावना है। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देर के इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मापक है? तो बच्चों, आपको याद रखना है कि प्रकाश वर्ष दूरी का मापक होता है। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो बच्चों, आपको याद रखना है कि ध्वनि की तीव्रता का मापक डेसिबल होता है। क्या होता है? डेसिबल होता है। अगले प्रश्न को चलते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना किस माध्यम में संभव होती है? तो बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घने माध्यम से विरल माध्यम में संभव होती है। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो बच्चों, आपको याद रखना है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, प्रतिबल बल्ब में टंगस्टन तार का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो बच्चों, आपको याद रखना है कि इसका गलनांक अधिक होता है, यानी कि यह बहुत अधिक टेम्परेचर पे यह गलता है, इसलिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का आकार निर्भर करता है। तो बच्चों, दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का आकार किस पर निर्भर करता है? तो बच्चों, दर्पण के प्रकार पर निर्भर करता है, वस्तु की दूरी पर निर्भर करता है, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है, यानी कि इन सभी पर निर्भर करता है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो बच्चों, आपको याद रखना है कि विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। यह बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार निर्भर करता है। तो बच्चों, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है? तो उसके द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है और गुरुत्वीय त्वरण पर भी निर्भर करता है, इसलिए इसका दोनों सही होगा। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? तो बच्चों, ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस माध्यम में होता है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? तो बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? टेस्ला है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया बल होते हैं। तो बच्चों, क्रिया और प्रतिक्रिया बल क्या होते हैं? तो बराबर और विपरीत दिशा में होते हैं। बच्चों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगले प्रश्न को चलते हैं। द्रव्यमान का ऐसी मात्रक क्या है? तो बच्चों, द्रव्यमान का ऐसी मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम होता है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का विस्थापन क्या दर्शाता है? तो बच्चों, किसी वस्तु का विस्थापन प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को दर्शाता है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कार्य का ऐसी मात्रक क्या है? तो बच्चों, आपको याद रखना है कि कार्य का ऐसी मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या होता है? तो बच्चों, आपको याद रखना है कि गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र होता है F=G*M1*M2/r² होता है। ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो बच्चों, ये कौन सा है? तो ये सभी है, यानी कि चालक की लंबाई हो सकता है, चालक का क्षेत्रफल भी होगा और चालक का सामग्री भी होगा। ठीक है। यानी कि चालक किस वस्तु से बना है। अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न है, परावर्तन के नियम कितने होते हैं? तो बच्चों, परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 होते हैं। अगले प्रश्न की चलते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो यह बच्चों हमेशा आभासी और सीधा होता है। कैसा होता है? आभासी और सीधा। अगले प्रश्न की चलते हैं। ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? तो बच्चों, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, स्थिर बिजली का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो बच्चों, यह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया जाता है। किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। न्यूटन के गति के पहले नियम को किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों, न्यूटन की गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु धन आवेशित होती है तो इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है उसमें अधिक प्रोटॉन होते हैं। तो बच्चों, इसका अर्थ क्या होगा? कि उसमें अधिक प्रोटॉन होते हैं जब वो धन आवेशित होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो बच्चों रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस? फ्रीऑन गैस प्रयुक्त होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो बच्चों ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है ऊर्जा का ऐसी मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का ऐसी मात्रक क्या है? जूल है। ठीक है, ऊर्जा का ऐसी मात्रक जूल होता है। अगले प्रश्न को चलते हैं। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बच्चों आपको याद रखना है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है ऑक्सीकरण में क्या होता है? तो बच्चों ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किसी पदार्थ का pH मान 7 है तो वह क्या होगा? तो बच्चों जब pH मान 7 होता है तो वह उदासीन होता है, अगर 7 से कम होता है तो वह अम्लीय होता है और 7 से अधिक होने पर क्षारीय हो जाता है। यह आपको याद रखना है। अगले प्रश्न को चलते हैं। अम्ल वर्षा में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बच्चों अम्ल वर्षा में मुख्य रूप से सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न को चलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है? तो बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है? कास्टिक सोडा है। अगले प्रश्न को चलते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बच्चों बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न कौन सा तत्व स्टेनलेस स्टील बनाने में प्रयोग होता है? तो बच्चों कौन सा तत्व स्टेनलेस स्टील में प्रयुक्त होता है? तो क्रोमियम होता है। बच्चों ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने की अधिक से अधिक संभावना है। अगले प्रश्न को चलते हैं। पेट्रोलियम से गैसोलीन, डीजल आदि अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बच्चों यह आसवन प्रक्रिया कहलाती है। क्या? आसवन प्रक्रिया कहलाती है। अगले प्रश्न को चलते हैं। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो बच्चों साबुन बनाने की प्रक्रिया को सैफोनिफिकेशन कहते हैं या इसको साबुनीकरण भी कहते हैं। अगले प्रश्न को चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 12H2 होता है। अगले प्रश्न को चलते हैं। कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो बच्चों आपको याद रखना है कि पारा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगले प्रश्न को चलते हैं। कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? तो बच्चों कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? तो यह गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है। अगले प्रश्न को चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कार्बन के कितने अपरूप होते हैं? तो बच्चों आपको याद रखना है कार्बन के 4 अपरूप होते हैं। अगले प्रश्न को चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो बच्चों पोटेशियम धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। अगले प्रश्न को चलते हैं। कौन सी गैस गुब्बारे में भरी जाती है? तो बच्चों आपको याद रखना है कि हीलियम गैस गुब्बारे में भरी जाती है। अगले प्रश्न को चलते हैं। स्टेनलेस स्टील में मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है? तो बच्चों यह कौन सा तत्व पाया जाता है? तो क्रोमियम पाया जाता है। अगले प्रश्न को चलते हैं। जंग लगना कौन सी क्रिया का उदाहरण है? तो बच्चों यह ऑक्सीकरण का उदाहरण है। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है? तो बच्चों कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है? तो यह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। विद्युत अपघटन किसके द्वारा किया जाता है? तो बच्चों विद्युत अपघटन बिजली के द्वारा किया जाता है क्योंकि यहाँ पे विद्युत कह रहा है तो यह बिजली से ही होगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो बच्चों सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है सबसे हल्का तत्व। अगले प्रश्न को चलते हैं। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बच्चों एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइट है। अगले प्रश्न को चलते हैं। जीवाश्म ईंधन में कौन से तत्व प्रमुख रूप से पाए जाते हैं? तो बच्चों जीवाश्म ईंधन में कार्बन और हाइड्रोजन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अगले प्रश्न को चलते हैं। बारूद में मुख्य रूप से कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो बच्चों बारूद में मुख्य रूप से पोटेशियम नाइट्रेट पाया जाता है। क्या? पोटेशियम नाइट्रेट पाया जाता है। अगले प्रश्न को चलते हैं। पेट्रोलियम का प्रमुख घटक क्या होता है? तो बच्चों पेट्रोलियम का प्रमुख घटक हाइड्रोकार्बन होता है। अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो बच्चों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया
क्लोरोप्लास्ट में होती है। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो बच्चों लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। अगले प्रश्न को चलते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो बच्चों मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी फीमर है, जिसे जांघ की हड्डी भी कहते हैं। बच्चों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको आगे आने वाली और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज मिल सकेंगी। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? तो बच्चों डीएनए की संरचना की खोज वाटसन और क्रिक ने की थी। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान बच्चों 7.4 होता है, यानी कि 7.4 होता है। अगले प्रश्न को चलते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो बच्चों मनुष्य में लिंग निर्धारण वाई गुणसूत्र यानी कि पुरुष के द्वारा होता है। अगले प्रश्न को चलते हैं। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो बच्चों रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के सहायक होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पौधे में जल का परिवहन कौन करता है? तो बच्चों पौधे में जल का परिवहन जाइलम करता है। ज से जल और ज से जाइलम, ठीक है, याद रखना है। अगले प्रश्न को चलते हैं। पाचन तंत्र में एंजाइम का कार्य क्या होता है? तो पाचन तंत्र में एंजाइम का काम भोजन को पचाना होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में कुल कितने दांत होते हैं? तो यह बच्चों 32 दांत होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मनुष्य में मूत्र बनने की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो बच्चों यह कहाँ होती है? वृक्क यानी कि गुर्दा में होती है, ठीक है, किडनी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? तो बच्चों रक्त को लाल रंग देने में हीमोग्लोबिन उत्तरदायी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो यह बच्चों क्लोरोफिल के कारण होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो बच्चों आनुवंशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो बच्चों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यह यकृत है, ठीक है, यकृत है। अगले प्रश्न को चलते हैं। इंसुलिन हार्मोन का स्राव कौन करता है? तो बच्चों इंसुलिन हार्मोन का स्राव अग्न्याशय करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस अंग को रक्त का पंपिंग स्टेशन कहा जाता है? तो यह किसे कहा जाता है? तो हृदय को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा अंग शरीर में ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है? तो बच्चों यह फेफड़ा करता है। क्या करता है? फेफड़ा। अगले प्रश्न को चलते हैं। मनुष्य में लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? तो यह बच्चों अस्थि मज्जा में बनती है। कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में, जिसे बोन मैरो भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो बच्चों मानव शरीर में जल की मात्रा 60% होती है। अगले प्रश्न को चलते हैं। हाइड्रोफाइट का क्या होते हैं? तो बच्चों हाइड्रोफाइट क्या होते हैं? जलीय पौधे होते हैं। क्या होते हैं? जलीय पौधे होते हैं। अगले प्रश्न को चलते हैं। मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो बच्चों मलेरिया रोग प्रोटोजोआ नामक जीवाणु के कारण होता है। अगले प्रश्न को चलते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण कौन करता है? तो यह बच्चों थायराइड ग्रंथि करता है, ठीक है। अगले प्रश्न को चलते हैं। मानव शरीर में रक्त संचार की खोज किसने की थी? तो बच्चों मानव शरीर में रक्त संचार की खोज विलियम हार्वे ने की थी। किसने? विलियम हार्वे ने की थी। अगले प्रश्न को चलते हैं। कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? तो बच्चों यह विटामिन डी होता है, ठीक है। तो बच्चों ये थे आपके संपूर्ण विज्ञान बुक से वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जहां से 21 फरवरी को होने वाले विज्ञान की परीक्षा में क्वेश्चन लड़ने की सबसे अधिक संभावना है। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।